प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा, आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। महाविद्यालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा निर्धारित किए गए पाठ्यक्रमानुसार जुलाई माह के पाठ्यक्रम में आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित 20 अंकों का एक प्रश्न बन रहा है, जिसमें हमने पहले की 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित विषय का अध्ययन कर लिया है, जिसमें प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, आधुनिक आर्य भाषाएं का उद्भव और विकास हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। आज हम जुलाई माह के पाठ्यक्रम अनुसार ही इसी विषय पर ये एक दूसरा प्रश्न 20 अंकों का और आपका बनता है कि हिंदी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके जन्म काल का निर्धारण कीजिए और इसकी विकास यात्रा का परिचय दीजिए। तो आज प्यारे विद्यार्थियों, हम इस विषय पर चर्चा आरंभ कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। हिंदी का शाब्दिक अर्थ है हिंद का, यानी हिंदुस्तान का, और हिंद शब्द बना है संस्कृत के सिंधु शब्द से, यानी सिंधु से सिंध, और फिर इसी तरह से हिंदू से हिंद शब्द बना है। संस्कृत का सिंधु फारसी में हिंदू हो गया है। अतः मूलतः सिंधु नदी से पश्चिम की ओर रहने वाले लोगों ने सिंधु नदी के पूर्व की ओर के निवासियों को हिंदू कहा और उस भूभाग को उन्होंने हिंद कहा और उनकी भाषा भी हिंदी कहलाई। भारत के पश्चिमी भाग, विशेष रूप से जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों की बोली में तथा फारसी भाषा में शब्द के प्रारंभ में आने वाली स ध्वनि ह के रूप में बदल जाती है। जैसे सड़क को हड़क और सीरा को हीरा कहते हैं। प्रारंभ में हिंदू, हिंद एवं हिंदी मूलतः तो भौगोलिक संदर्भ में प्रयुक्त हुए थे, किंतु कालांतर में धर्म, संप्रदाय एवं राजनीति के संदर्भ भी उनसे जुड़ते गए। अब हिंदी शब्द का प्रयोग एक भाषा विशेष के लिए ही किया जाता है। हिंदवासियों के लिए किया गया इसका पुराना प्रयोग हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया ये नारा है, आज प्राय प्रचलन में नहीं है। हिंदी के अब तक जो मुख्य रूप से अर्थ प्रचलित है वे 4 हैं। देखिए, इन चारों अर्थों की ओर हम दृष्टिपात करते हैं। पहला है व्यापक अर्थ। यह सबसे प्राचीन अर्थ है जो मुसलमानों के भारत में बसने से पूर्व का है तथा जिसका आशय है सिंधु नदी के पूर्वी भूभाग के निवासियों से संबंधित है। सामान्य अर्थ देखिए दूसरा, यह अर्थ 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच प्रचलित रहा, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, बिहार और राजस्थान की बोलियां हिंदी भाषा के नाम से जानी जाती थी। तीसरा विशिष्ट अर्थ देखिए, यह अर्थ भाखा, हिंदवी, हिंदुई, हिंदुस्तानी, दक्षिणी, रेखता, उर्दू आदि विविध नामों के लिए उनके नए विकल्प के रूप में भी किया गया। 19वीं शताब्दी से ये विशेष अर्थ में चल पड़ा और आज यह अर्थ अधिक प्रचलन में है, जिसके अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली आदि राज्यों की राजभाषा है, क्योंकि ये हिंदी अंचल प्रदेश हैं। हिंदी की अनेक बोलियों में से यह राजभाषा राजकाज और साहित्य क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। पत्र पत्रिकाओं, शिक्षा जगत, शिक्षा का माध्यम आदि के क्षेत्र में यह मानक भाषा के रूप में स्वीकार की जा चुकी है। यह मानक भाषा खड़ी बोली, बांगरू तथा ब्रज भाषा के मिश्रण से बनी है। फारसी की कोमल छाया में विकसित हुई एक अद्भुत भाषा है, जो किसी एक स्थान की भाषा न होते हुए भी सबकी भाषा है। संपूर्ण भारत के विस्तृत भूभाग में बोली जाने वाली राष्ट्रभाषा है तथा केंद्र सरकार
के शासकीय कार्य इसमें किए जाते हैं, संविधान द्वारा स्वीकृत हैं, इसलिए राजभाषा के पद पर भी सुशोभित है। एक अगला अर्थ हम इसका चौथा देख रहे हैं, भाषा वैज्ञानिक अर्थ। हिंदी का एक भाषा वैज्ञानिक अर्थ भी है, जो हिंदी प्रदेशों में बोली जाने वाली समूह या संकुल के रूप में 18 उपबोलियों के रूप में ये प्रचलित हैं। 18 उपबोलियों का एक समूह है जिसे हिंदी भाषा के रूप में जाना जाता है। हिंदी भाषा का विकास यानी इसके उद्भव की जो पृष्ठभूमि है उस पर हम दृष्टिपात कर रहे हैं। हिंदी के उद्भव और विकास की पृष्ठभूमि एक लंबी कहानी है, जिसमें हिंदी भाषा अनेक चरणों से गुजरती हुई आज हमारे समक्ष हैं। अर्थात ये भारोपीय परिवार से निकली हुई संतुम वर्ग, उसके बाद ये भारत ईरानी वर्ग में सम्मिलित होती है, और भारत ईरानी से फिर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत वहाँ से निकलती है। फिर इसी तरह से मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसका हम अध्ययन पूर्व की 2 क्लासों में कर चुके हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा पाली, पाली से फिर प्राकृत, और प्राकृत से फिर अपभ्रंश भाषा निकली, और अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाएं निकली हैं। यानी अपभ्रंश से हिंदी का व्युत्पत्तिपरक संबंध है, तथा ये शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी ये अपभ्रंश भाषा के क्षेत्रीय भेद हैं, जो प्राकृत के भी भेद माने गए हैं। तो इन तीनों अपभ्रंशों से ये विकसित हुई अनेक बोलियों के समूह के रूप में स्थापित है। हिंदी की 18 उपबोलियां हैं। इनके अतिरिक्त यह भी है कि हिंदी की खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज आदि बोलियों के संयोग से हिंदी का एक मानक रूप, एक स्थिर रूप जिसे कहते हैं, स्थिर रूप को ही मानक रूप कहा जाता है, जिसका व्याकरण निश्चित कर दिया जाता है। तो एक मानक रूप इनसे विकसित हुआ, जो ऐतिहासिक कारणों से पिछले 200 वर्षों में विश्व के भाषाई मानचित्र में अपना अंतर्राष्ट्रीय स्थान भी बना चुका है। हिंदी का यही रूप भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में भी मान्य है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि हिंदी का उद्भव शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश से यानी 1000 ईस्वी में होने के बाद पिछले जो 1000 वर्ष में इसका विकास किस प्रकार हुआ। हिंदी भाषा के विकास के इस 1000 वर्ष के इतिहास को भी 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्रारंभिक काल, यानी आदिकाल से जब इसका आरंभ होता है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। फिर आता मध्यकाल, मध्यकाल में भक्ति काल और रीतिकाल 2 भाग होते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, जिन्हें भक्ति काल और रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। फिर आता आधुनिक काल, यानी 1800 ईस्वी से अब तक। आधुनिक काल का जो आरंभ होता है 1857 की क्रांति के बाद। तो इन 3 विभाजनों में हम हिंदी के विकास क्रम को अच्छी तरह से समझेंगे। हिंदी के जन्म काल का निर्धारण जो किया जाता है कि इसका जन्म कब हुआ, 1000 ईस्वी के बाद या फिर इसके पहले या 11वीं शताब्दी, तो विद्वानों के अलग अलग तर्क और प्रमाण हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की अंतिम कड़ी जो अपभ्रंश होती है से आधुनिक आर्य भाषाओं यानी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी आदि का जन्म कब हुआ, और उनमें से भी हिंदी का जन्म काल कब रहा, इस पर विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। सबने अलग अलग तर्क और प्रमाण दिए हैं। हिंदी के उद्भव के संबंध में देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के क्या मत हैं। इनके अनुसार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों यानी आदिकाल में योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। इनका एक कथन है, हिंदी साहित्य के इतिहास से ये लिया हुआ है। मुंज और भोज के समय यानी संवत 1050 के लगभग में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। यानी 1000 ईस्वी के आसपास इसका हिंदी भाषा का जन्म हो गया आचार्य शुक्ल के अनुसार। दूसरे विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हेमचंद्राचार्य यानी 1088 से 1172 ईस्वी ने 2 प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा की है, और दूसरी श्रेणी की भाषाओं को हेमचंद्राचार्य जी ने ग्राह्य कहा है, यानी ग्रहण करने योग्य बताया है। वस्तुतः यही भाषा आगे चलकर आधुनिक देसी भाषाओं के रूप में विकसित हुई।
यानी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 11वीं शताब्दी से हिंदी भाषा का आरंभ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी के अनुसार 1000 ईस्वी के बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतिम रूप अपभ्रंश ने धीरे धीरे बदलकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप ग्रहण कर लिया। यानी हिंदी भाषा की मूलतः जो जननी है वो मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम कड़ी अपभ्रंश भाषा है। यानी पाली से प्राकृत बनी और प्राकृत से अपभ्रंश भाषाएं और अपभ्रंश भाषा से आधुनिक आर्य भाषाएं। तो कहने का तात्पर्य अपभ्रंश भाषा ही हिंदी की जननी कहलाती है 1000 ईस्वी के आसपास। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के अनुसार देखिए 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश भाषा की प्रधानता रही, फिर वे पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यानी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं तो 11वीं शताब्दी के आसपास ही हिंदी भाषा का जन्म होता है। भाषा वैज्ञानिक भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार यूँ तो हिंदी के कुछ रूप पाली में भी मिलने लगते हैं जो मध्यकालीन आर्य भाषा है, और पाली के बाद में प्राकृत भाषा आती है तो प्राकृत में उसकी कुछ संख्या और भी बढ़ जाती है तथा अपभ्रंश में उनमें और भी वृद्धि हो गई। यानी भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार पाली में भी कुछ अंश हिंदी के हैं, अब प्राकृत भाषा में हैं और अपभ्रंश भाषा में हैं। इनसे धीरे धीरे विकसित होती हुई कालांतर में हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है, किंतु सब मिलाकर इनका प्रतिशत इतना कम है कि 1000 ईस्वी के पूर्व हिंदी का उद्भव नहीं माना जा सकता। साहित्य में भाषा का प्रयोग उसके जन्म के साथ ही नहीं होता। इस तरह यदि लगभग 1150 ईस्वी के आसपास भी हिंदी साहित्य मिले तो भी उस भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी के आसपास ही मानना पड़ेगा। यानी प्राय इन सभी विद्वानों ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1000 ईस्वी के लगभग मानी है। यानी निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि 11वीं शताब्दी से ही हिंदी भाषा जिसे हम आधुनिक रूप में हिंदी कहते हैं उस भाषा का विकास आरंभ होता है। उपर्युक्त मतों से ये स्पष्ट है कि भाषा का जन्म अचानक नहीं होता, वह एक सशक्त विकास के जरिए अपना रूप प्राप्त करती है या रूप खो देती है। दूसरा बिंदु देखिए, हिंदी के लक्षण पाली साहित्य में भले ही मिलने लगते हैं और प्राकृत तथा अपभ्रंश में क्रमशः बढ़ते गए हों, किंतु हिंदी की अपनी विशेषताओं का वह अनुपात 1000 ईस्वी के आसपास इतना बढ़ा हुआ प्रतीत होता है कि उसे अपभ्रंश भाषा से भिन्न नई भाषा हिंदी भाषा कहा जा सकता है। यानी इन भाषाओं से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा का जन्म हुआ, लेकिन अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा बिल्कुल अलग है। हाँ, उनकी कुछ विशेषताएं इसमें आ गई हैं। तीसरा बिंदु देखिए, भाषा विकास के प्रवाह में जन भाषा आगे चलती है। परिवर्तन पहले जन भाषा में होने लगते हैं और उन परिवर्तनों के स्थायी होने पर फिर उनका प्रयोग साहित्य में होने लगता है। हिंदी के विकास में यदि सन 1150 ईस्वी के आसपास लिखे साहित्य में अपभ्रंश का अस्त होना और हिंदी का उदय होना झलकता है तो जन भाषा में ये परिवर्तन 1000 ईस्वी के आसपास ही हो गए होंगे। यानी इन सभी विद्वानों के विचारानुसार हम देखते हैं तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति होती है वो 11वीं शताब्दी के आसपास ही होती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगली कक्षा में हम हिंदी भाषा के विकास क्रम को तीनों कालखंड यानी प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।